Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 9 of CS401 Computer Architecture and Assembly Language Programming. अब हम देखेंगे अनकंडीशनल जंप। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, डाटा को हम प्रोग्राम के एंड पे रखते थे, ठीक है। लेकिन ये करना ज़रूरी नहीं है। हमारे पास अनकंडीशनल जंप होती है। कोई लेबल दे दूँ, मैं बोलूँ स्टार्ट, और यहाँ से अपने कोड को लिखना शुरू कर दूँ। डाटा लिख दूँ ऊपर, ठीक है, ये मेरा डाटा है सारा। डाटा को एग्जीक्यूट ना करूँ, अगर नहीं करना चाहता, तो मैं लिख दूँ जंप स्टार्ट। जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा, किसी फ्लैग को नहीं देखेगा, किसी चीज़ को नहीं देखेगा, बस स्टार्ट पे आएगा और अपना काम शुरू कर देगा। डेटा वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस तरह से हम अनकंडीशनल जंप करते हैं। बाकी बुक में क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, डाटा को शुरू में रखते हैं तो डिबगर को पता नहीं चलता, वो डाटा की एग्जीक्यूशन शुरू कर देता है, उसको कोड समझ जाता है। जो कॉम फाइल होती है वो फर्स्ट एग्जीक्यूबल जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको 0100 पे रखती है। लेकिन वहाँ तो हमने डाटा रख दिया कोड के बजाय। तो डिबगर होगा, वो क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा डाटा को एज अ कोड और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। क्या उससे वो क्या मेकअप कर सकता हुआ वो कर लेगा। तो इसलिए हमने एक न्यू इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस कर दी जिसका नाम रख दिया हमने जंप। मतलब जंप इफ़ ज़ीरो, जंप इफ़ ऑफ, ओवरफ्लो, जंप इफ़ वाली बात इसमें से ख़त्म कर दी। बस हमने बोल दिया जंप, छलांग लगा दो भाई, कुछ नहीं देखो। इसको हम बोलते हैं अनकंडीशनल जंप, जो स्टेट ऑफ फ्लैग्स को नहीं देखती बल्कि बस ऐसे ही चल पड़ती है। तो हम क्या करते हैं इसके साथ, हम अनकंडीशनल जंप को अपने प्रोग्राम की सबसे पहली इंस्ट्रक्शन बना देते हैं। जंप टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन डेट फॉलोज और डाटा डिक्लेरेशन। जहाँ से हमारा डाटा स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ पे हम इसको जंप करा देते हैं। अब 0100 पे तो हमारे पास वैलिड फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम पड़ी हुई है, तो हम लिख देंगे जंप 0100, ये डायरेक्ट उस जगह चला जाएगा। या अगर हमने कोई लेबल लगाना है, फॉर एग्जांपल जंप स्टार्ट लिख रहे हैं, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट ये इसको कोड नहीं समझेगा। फिर वो यहाँ पर आएगा स्टार्ट पर और यहाँ से कोड स्टार्ट करेगा। तो ये हमारे पास अनकंडीशनल जंप होती है। इसके बाद हम देखते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग क्या चीज़ है। तो हमारे पास डिबगर में देखें तो इंस्ट्रक्शन हमारे पास जो शो हो रही है वो शो हो रही है जंप 0119, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट है ना, कोड स्टार्ट, वो 0119 पे पड़ा हुआ है। जो हमारे पास ये वाला स्टार्ट है, जब हम लिस्टिंग फाइल में देखेंगे तो ये 0119 पे पड़ा होगा बेसिकली। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि 0119 जो है, इसके हमारे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ओरिजिनल यहाँ पड़ी है, इससे ऊपर तो हमारा सारा डाटा पड़ा हुआ है। तो हमारे जो प्रोग्राम की लॉजिक है वो यहीं से शुरू हो रही है। तो ये जंप अनकंडीशनल है और ये हर सूरत में ही होनी है। तो अब हम ऑप कोड पे देखें तो हमें नज़र आएगा F2 1600। F2 क्या है, ऑप कोड है, और 160 ऑपरेंड है। 1600 क्या है, अगर हम इसको प्रॉपर, ये तो हमारे पास लिटिल इंडियन में लिखा है ना, अगर प्रॉपर फॉर्म में देखें तो ये 16 नंबर है। 0119 जो है ये पैरामीटर नहीं दिया गया, बल्कि 0016 दे दिया गया एज अ पैरामीटर। ये क्या बात हुई भाई। तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन रिलेटिव एड्रेसिंग एंड कंट्रास्ट टू एब्सलूट एड्रेसिंग। यानी एब्सलूट एड्रेसिंग नहीं दी हमने, 0119 एब्सलूट एड्रेस नहीं दिया, बल्कि हम एक रिलेटिव एड्रेस दे रहे हैं 0016। यानी हम इसको बता रहे हैं, अब ये नहीं बता रहे कि कहाँ जाना है, बल्कि हम बता रहे हैं कितना जाना है। यानी it is telling how much forward or backward to go from the current position of IP in current code segment। IP जो होता है ना, वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है ना, वो बताता है कोड कहाँ से एग्जीक्यूट करना है। हम उसको बोल देते हैं भाई अभी जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, वहाँ से नहीं करना, इतने कदम आगे चलो और वहाँ से कोड एग्जीक्यूट कर दो। तो ये होती है हमारे पास पोजिशनल रिलेटिव एड्रेसिंग। तो इंस्ट्रक्शन हमें क्या बता रही है कि 0016 ऐड कर दो IP रजिस्टर के अंदर। तो एग्जीक्यूशन जब होगी हमारे पास 0100 पे होगी। यहाँ तो डाटा पड़ा है, यहाँ से एग्जीक्यूशन नहीं करो, उसके अंदर ऐड कर दो आप 0103। जब वो उसके अंदर ऐड करेगा इस 16, तो ये बन जाएगा 0119। तो हमारा जो डिज़ायर टारगेट है वो यही है, 0119 पे ही हमने जाना है। तो बेसिकली हम उसको बता रहे हैं कि इतने कदम आप आगे चलो, आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ से आपने कोड चलाना है। ये मैकेनिज़्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कैलकुलेशन हो रही है सारे मैकेनिज़्म में, वो असम्बलर कर रहा है और प्रोसेसर कर रहा है, वो बंदे को करने की ज़रूरत नहीं है। हम बस एक लेबल इस्तेमाल कर लेते हैं जंप के साथ, जो कि लेबल था स्टार्ट, या कोई भी यूज़ कर लो। तो ये बस इंस्ट्रक्शन हमने इंश्योर कर ली, लेबल टारगेट डाल दिया, बाकी काम सारा प्रोसेसर का है और असम्बलर का है, और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा लेबल वहाँ से बस। अच्छा, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ जंप क्या होती हैं। एक होती है शॉर्ट जंप, एक होती है नियर जंप, एक होती है फॉर जंप।
ये ना बस डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी दूर की जंप है, रेंज ऑफ मेमोरी क्या है उसके अंदर, और उसके अंदर साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। यानी हमारे पास 2 बाइट्स की जंप भी हो सकती है, 256 बाइट्स की भी हो सकती है, 5 बाइट्स की भी हो सकती है, या फिर पूरी मेमोरी की जंप भी हो सकती है। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि नियर जंप क्या होती है। नियर जंप होती है कि जब हमारे पास रिलेटिव एड्रेस जो है वो इंस्ट्रक्शन के साथ जो स्टोर हुआ वो 16 बिट का है, जैसे कि हमारे पास पिछली जंप है, लास्ट एग्जांपल में था। तो ये जो जंप होगी ये होगी नियर जंप। लास्ट एड्रेस में हमारे पास 0103 एक जंप हम करा रहे थे जो कि 16 बिट की जंप है, जो इसके अंदर हमारे पास ये नंबर है जो 16 बिट की जंप करा रहा है। तो नियर जंप में हम क्या करते हैं, विद इन द सेगमेंट ही जंप कर सकते हैं। अगर हम लार्ज नंबर ऐड कर दें तो ये रैप अराउंड करेगा, यानी एक सेगमेंट है मेरा, ठीक है, ये सेगमेंट बना हुआ है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से जंप करता हूँ, इस जगह तक आ जाता हूँ, ठीक है, तो ये मेरी 16 बिट की जंप हो गई। अब मैं यहाँ से भी 16 बिट की जंप करना चाहता हूँ, तो यहाँ तो आगे अगर फॉर एग्जांपल 16 बिट की जगह नहीं है तो ये वापस इधर आ जाएगा। तो ये एक रैप अराउंड बोल रहे हैं हम, कि जब अगर किनारे पे पहुँचेगा तो आगे निकलने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि उसी सेगमेंट में वापस रैप अराउंड कर देगा टू टुवर्ड्स द लोअर पार्ट। तो नेगेटिव नंबर जो होता है ये एक्चुअली लार्ज नंबर होता है और वर्क्स दिस वे यूजिंग द रैप अराउंड बिहेवियर। जो हम देख रहे थे ना नेगेटिव नंबर्स थे, असल में तो वो हमारे पास जो रेंज थी 32767 थी आई थिंक। तो नेगेटिव नंबर तो इससे आगे शुरू हो रहे थे ना, तो वो इससे तो बड़े नंबर थे, लेकिन उनके अंदर रैप अराउंड वाला कॉन्सेप्ट आ गया था फिर। अच्छा, अब अगर हमारे पास जो ऑफसेट है वो सिंगल बाइट में स्टोर हो गया, जैसे हमारे पास है 75F2, इसके अंदर ऑप कोड है 75 और ऑपरेंड है F2। तो जंप जो होगी वो शॉर्ट जंप बनेगी। F2 आईपी में ऐड हो जाएगा एज ए साइन बाइट। अगर बाइट नेगेटिव होगी तो कंप्लीमेंट नेगेट हो जाएगा आईपी से, अदरवाइज बाइट ऐड हो जाएगी। अनकंडीशनल जंप शॉर्ट नियर फार हो सकती हैं। फार टाइप अभी हम डिस्कस करेंगे। नियर का बता दिया 16 बिट की होती है, और हमारे पास जो होती है शॉर्ट जंप वो 8 बिट्स की होती है, एक ही बाइट के अंदर आ जाती है। कंडीशनल जंप जो होती हैं वो बस शॉर्ट ही हो सकती हैं, वो नियर या फॉर नहीं होती। जो हमारे पास शॉर्ट जंप होती है वो +127 बाइट्स तक जा सकती है कोड में, और -120 बाइट्स बैकवर्ड जा सकती है एंड नो मोर। शॉर्ट जंप हमारी ये लिमिटेशन है बाइट की इन साइन रिप्रेजेंटेशन। बाइट में क्या होता है, हमारे पास 8 बिट्स होते हैं। ठीक हो गया। अब 8 बिट के अंदर हम देख लें, 2⁸ क्या बन जाएगा हमारे पास। 2⁸ तो नहीं लेंगे, फिर हम 2⁷ लेंगे, क्योंकि आखिरी तो हमारे पास 2�0 होता है ना, जो 1 बराबर होता है। तो ये हमारे पास जो नंबर रेंज बनेगी ये बनेगी -128 से लेके 127 तक बनेगी रेंज इसकी, शॉर्ट जंप की, ड्यू टू 8 बिट्स। और जो हमारे पास अगर देखें दूसरे वाली जो है 16 बिट की, तो वो 256 से 256 तक बन नहीं बल्कि ज़्यादा बन जाएगी 16 बिट्स की फॉर्म में। अच्छा, फॉर जंप अगर हम देखें कि ये क्या होता है, तो फॉर जंप में हम पोजीशन रिलेटिव नहीं करते बल्कि एब्सोल्यूट एड्रेस देते हैं, एग्जैक्ट बता देते हैं आपने कहाँ पे जाना है। फॉर जंप के अंदर हमें दोनों एड्रेस देने पड़ते हैं, सेगमेंट एड्रेस भी देना पड़ता है और ऑफसेट एड्रेस भी देना पड़ता है। जो पिछली दोनों जंप्स हमने डिस्कस की, शॉर्ट और नियर, ये एक ही सेगमेंट के अंदर जंप करने के लिए यूज़ हो रही थी। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, हमें एक कोड सेगमेंट से किसी और में जाना पड़े। नियर और शॉर्ट जंप ये हमें नहीं लेके जा सकती। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन बनाया हुआ है मैंने, वो किसी और कोड सेगमेंट में पड़ा है, और मैं अभी अपने कोड सेगमेंट में सिर्फ वो फंक्शन रन करना चाहता हूँ, तो किसी और कोड सेगमेंट में जाने के लिए मुझे जंप लगानी पड़ेगी, वो फॉर जंप बन जाएगी, जिसके अंदर मुझे सेगमेंट का एड्रेस भी देना पड़ेगा और ऑफसेट एड्रेस भी उस सेगमेंट के अंदर देना पड़ेगा। तो 2 बाइट सेगमेंट होता है और 2 बाइट ऑफसेट होता है, जो कि हम फॉर जंप को आर्गुमेंट देते हैं। ये क्या करता है, सी एस को सेगमेंट पार्ट से लोड कर देता है और आईपी को ऑफसेट पार्ट से लोड कर देता है। सी एड यानी कोड सेगमेंट रजिस्टर को सेगमेंट पार्ट दे देगा और आईपी रजिस्टर को ये ऑफसेट पार्ट दे देगा। एग्जीक्यूशन जो होगी वो फिजिकल मेमोरी में उस जगह से रिज्यूम हो जाएगी। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, इससे पहले ज़ीरो लगा के इसके बाद ज़ीरो लगा के, तो हमारे पास इसके बाद ज़ीरो लगेगा और इससे पहले ज़ीरो लगेगा, 20 बिट का एड्रेस जनरेट होगा फिजिकल मेमोरी के अंदर, वहाँ पे एग्जीक्यूशन हो जाएगी। तो हमारे पास जो 3 इंस्ट्रक्शंस हैं जो फॉर जंप में होती हैं वो क्या है, जंप, कॉल एंड रिटर्न।
ये हम आगे भी देखेंगे फर्दर, जब हमारा अबाउट 14 लेक्चर होगा, उसमें हम देखेंगे ये डिटेल में कि हमारे पास ये तीनों क्या जंप्स कर रही हैं। तो ये प्रोग्राम कंट्रोल होते हैं बेसिकली, ये आईपी जो हमारे पास होता है ना इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, उसको चेंज कर रहा होता है कि अभी कहाँ से एग्जीक्यूट करो कहाँ से ना करो। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं हम प्रोग्राम कंट्रोल कर रहे हैं। फार कैपेबिलिटी मेक्स इंट्रा सेगमेंट कंट्रोल पॉसिबल। इंट्रा सेगमेंट कंट्रोल यानी एक सेगमेंट के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं हम फार कैपेबिलिटी की वजह से। अच्छा, अब हम एग्जांपल देखते हैं, एक सॉर्टिंग की एग्जांपल है कि एडिंग नंबर्स की एग्जांपल तो हमने काफ़ी देख ली। अब हम सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स को उन टूल्स की मदद से जो अभी तक हमने जमा कर लिए सारे, जम्प्स, कंडीशनल्स, फ्लैग्स वगैरह। सॉर्टिंग असेंडिंग भी हो सकती है, डिसेंडिंग भी हो सकती है। अगर हम बोलें कि 5, 8, 10, 15 यानी छोटे से बड़े की तरफ, इसको बोलेंगे असेंडिंग। अगर बोलें 15, 10, 8, 5 तो ये बड़े से छोटे की तरफ है, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग। अच्छा, अब हमारे पास ना एक एल्गोरिदम होता है जिसको बोलते हैं बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर हैं जो कि हैं 5, 10, 2, 4, 20। तो बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं, दो नंबर को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने असेंडिंग में करना है, तो मैं इन दोनों को देखता हूँ क्या मेरा पहला नंबर छोटा है दूसरा बड़ा है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही मूव ऑन करता हूँ, अगले दो को कंपेयर करता हूँ, पहला छोटा है दूसरा बड़ा है, नहीं, इनको स्वैप कर देता हूँ आपस में, 2 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, अगले दो नंबर चेक करूँगा, दोनों पहला छोटा है अगला बड़ा है, बिल्कुल ठीक है, इनको ऐसे ही रहने दूंगा। अब जब मैंने एक बार भी स्वैपिंग कर ली ना, तो इसका मतलब मेरा कुछ ऑर्डर चेंज हुआ है, तो मैं दोबारा शुरू से शुरू हो जाऊंगा। अब मैं 5 और 2 को कंपेयर करूंगा, फिर 2 पहले आ जाएगा, 5 बाद में चला जाएगा। फिर 5 और 10 को कंपेयर करूंगा, बिल्कुल ठीक है। 10 और 4 का कंपेयर करूंगा, 4 पहले आएगा, 10 बाद में चला जाएगा। 10 और 20 को कंपेयर करूंगा, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप देखें तो एक बुलबुला होता है ना, वो ऊपर, बुलबुले में हम ऐसे बबल में ऊपर की तरफ बुलबुले जाते रहते हैं। तो हमारे जो नंबर हैं वो ऊपर की तरफ आते जा रहे हैं जो हमें चाहिए, तो इसलिए इसको कहते हैं बबल सॉर्ट। तो यहाँ पे बेसिकली यही सारी बात बताना चाह रहे हैं कि ये कैसे इस एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे। ये इनकी एग्जांपल है, इसमें कंपेयर करेंगे, एक बार भी अगर स्वैप हो गया तो ये उसको दोबारा से शुरू से देखेंगे, ठीक है। अगर ऐसी इटरेशन चल पड़ी है जिसमें एक बार भी स्वैप नहीं हुआ, इसका मतलब हमारी लिस्ट सॉर्ट हो गई। ये बबल सॉर्ट हो रही है इस नंबर के ऊपर, ये फॉलोइंग इलस्ट्रेशन से एक्सप्लेन हो सकती है कि हमारे पास पहले अगर ये नंबर्स हैं 60, 55, 45 और 58, तो हम देखते हैं सबसे पहले पहले दो नंबर को चेंज करना पड़ रहा है, बिल्कुल करना पड़ा है। 55 को पहले ले आएंगे, 60 को बाद में ले जाएंगे। फिर अगले दो को देखेंगे चेंज करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ा। स्वैप हमारा डन हुआ है, इसको हम सेट कर देंगे, स्वैप फ्लैग हमारा ऑन हो जाएगा। जैसे ऑन हुआ इसका मतलब दोबारा से शुरू से करो। अब हम देखेंगे तो हमारे पास जो 60 और 45 है, इनको आपस में चेंज करने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। 45 पहले आ जाएगा, 60 बाद में चला जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास ये 58, 55, 45, 60 और 58, ये हमारा पास वन बन गया। अब हम जब अगली पास के ऊपर जाएंगे तो हम फ्लैग को ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब फ्लैग अगर हमारा ऑफ ही रहा तो हमारा एल्गोरिदम ख़त्म हो जाएगा। एटरेशन के बाद भी अगर ऑफ रहा, इसका मतलब सारी चीज़ें ठीक थी। लेकिन अब देखते हैं फ्लैग ऑन होता है या नहीं होता। 55 45 को कंपेयर किया, 45 पहले आया, स्वैप करना पड़ गया, स्वैप फ्लैग ऑन हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये फिर हमारे पास रिज़ल्ट ये बना। अब स्वैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी लेकिन फ्लैग ऑन हो चुका है। अगली आइट्रेशन शुरू करने से पहले फ्लैग को ऑफ कर देंगे, ठीक है, फ्लैग ऑफ हो गया। अब देखते हैं, इन दोनों को स्वैप करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। इनको करने की ज़रूरत है, नहीं है। इनको करने की ज़रूरत है, नहीं है। तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे चेक कर ली, तो हमारा फ्लैग ऑफ ही रहा। और जब कोई हमें फ्लैग ऑन नहीं है और हमने सारी इटरेशंस कर ली, कोई नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमारा एल्गोरिदम ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब हमारी जो रे है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ गई है। तो ये इसका कोड है, ठीक है। इस कोड को याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं, क्योंकि ये कोड हमारा साथ नहीं छोड़ेगा काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स तक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपने कोड में डाटा रख लिया यहाँ पे, ठीक है। एक हमने बना लिया स्वैप फ्लैग, और बाकी हमने रख लिया डाटा पॉइंट्स को। और हमने इसको कोड से डिफरेंट करने के लिए कि ये को एज अ कोड एग्जीक्यूट ना हो,
हमने एक अनकंडीशनल जंप लगा ली स्टार्ट से। स्टार्ट पे आए, बी एक्स रजिस्टर में हमने ज़ीरो मूव किया और स्वैप के अंदर भी हमने ज़ीरो मूव किया, यानी हमारा फ्लैग ज़ीरो पे सेट कर दिया हमने और एरे को ज़ीरो इंडेक्स को इनिशलाइज कर दिया। अब हमारा लूप आया, ए एक्स रजिस्टर के अंदर हम डालेंगे डाटा प्लस बी एक्स को। पहली वैल्यू को हमने ए एक्स रजिस्टर में डाला, दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर किया, क्या पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है? जंप इफ बिलो और इक्वल, नो स्वैप। अगर तो पहली वैल्यू छोटी है या इक्वल है तो आप स्वैप ना करो, फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ और अगले नंबरों पे मूव कर जाओ। अगले नंबर पे मूव करने के लिए क्या करेंगे, ज़ीरो इंडेक्स के अंदर टू ऐड करेंगे, टू इंडेक्स पे चला जाएगा और देख लेंगे क्या हम आखिरी इंडेक्स पे आ गए। आखिरी इंडेक्स पे आने से का मतलब है टोटल वैल्यूज़ जो थी, क्या हम सेकंड लास्ट वैल्यू पे पहुंच गए हैं? क्योंकि सेकंड लास्ट को ही चेंज करना है ना, इसको तो हमने आगे किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 18 की वैल्यू ले रहे हैं, 20 की वैल्यू नहीं ले रहे, इसी वजह से कि हमने लास्ट इंडेक्स को तो कंपेयर नहीं करना, सेकंड लास्ट तक हमने जाना है। जंप इफ़ नॉट इक्वल, अगर तो ये हम लास्ट पे नहीं आए, ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं है, तो आप दोबारा से इस जगह पे आ जाओ और दोबारा से ही सारा काम करो। अगर तो हमारे पास जो पहला नंबर है वो बड़ा है, ठीक है, जंप इफ़ बिलो और इक्वल हमारी कंडीशन ठीक नहीं होती, बल्कि वो हो जाता है जंप अबव, ये कंडीशन हो जाती है, मतलब वो अबव हो गया, बिलो इक्वल नहीं है, तो हमारा जंप नहीं लगेगी और ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा स्वैपिंग का, जो कि स्वैप फ्लैग को सेट कर देगा और नंबर को स्वैप कर देगा। क्या करेगा, डेस्टिनेशन रजिस्टर लिया डी एक्स, उसके अंदर हमने डाटा प्लस बी एक्स प्लस टू ऐड कर दिया, यानी सेकंड एलिमेंट हमने ऐड कर दिया, प्लस टू का मतलब ये है अपने डेस्टिनेशन में। अब ये जो मेमोरी एड्रेस था, इसके ऊपर हम वो नंबर ले जाएंगे जो हमने ए एक्स में इधर डाला हुआ है, जो पहला नंबर है। जो हमारे पास पहले नंबर की जगह थी वहाँ पे हम डी एक्स डाल देंगे, दूसरा नंबर डाल देंगे, यानी ये दो नंबर है ना। हमने क्या किया, पहला स्टेप, हमने एक जगह ली एक्स्ट्रा ए एक्स, उसके अंदर हमने दूसरा नंबर डाल दिया, ये टू के बराबर हो गया। पहले नंबर की जगह अब हमने क्या किया, दूसरा नंबर डाल दिया, ये वाला, ठीक हो गया। तो बल्कि हम इस कोड के लिहाज से देखते हैं, वैसे नहीं देखते जनरली, हम इस कोड के लिहाज से देखते हैं। अभी हमने क्या किया कि हमने इसके अंदर क्या किया, पहला नंबर हमने डाल दिया ए एक्स रजिस्टर के अंदर, ठीक है। अब हमने दूसरे नंबर को कंपेयर किया, देखा क्या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, नहीं है, तो हम स्किप कर गए, ठीक है, हमारा ये पहले ही सॉर्टेड था। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास है 4 और 2, ठीक है क्या। अब मैंने 4 को डाला ए एक्स रजिस्टर के अंदर, अब मैंने कंपेयर किया 2 को ए एक्स वाली वैल्यू के साथ, क्या मेरा 4 इससे छोटा है 2 से या इसके बराबर है, नहीं है, इसका मतलब मुझे स्वैपिंग की ज़रूरत है। अब मैं क्या करूँ, कैसे स्वैपिंग करूँ, ए एक्स रजिस्टर में मैंने 4 डाला हुआ है, 2 को मुझे डालना पड़ेगा डी एक्स रजिस्टर के अंदर, डेस्टिनेशन एक और रजिस्टर इस्तेमाल करने का पड़ेगा जिसके अंदर मैं रख दूंगा 2, तो 2 मैंने रख दिया डी एक्स रजिस्टर के अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये जो मेरी 2 वाली जगह थी, यहाँ पे मैंने वो वैल्यू रख दी जो ए एक्स के अंदर है, ए एक्स के अंदर है 4, तो मेरा 2 की जगह हो जाएगा 4। अब मैंने क्या किया, इस वाली जगह के ऊपर वो वैल्यू रख दी जो डी एक्स रजिस्टर के अंदर है। डी एक्स रजिस्टर के अंदर क्या स्टोर है, 2, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 2। तो अगर आपने देखा कि पहले मेरे पास 4 2 था, स्वैप होके 2 4 हो जाएगा, ठीक है, और मुझे उसके लिए दो अलग रजिस्टर इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। और मेरा जो स्वैप फ्लैग है उसको मैं सेट कर दूंगा 1 के बराबर, कि मेरी स्वैपिंग हो चुकी है, आप शुरू से दोबारा से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दें। तो मैं नेक्स्ट एलिमेंट में मूव करूंगा, देखूंगा एंड पे तो नहीं पहुंच गया, नहीं पहुंचा, दोबारा से ये लूप चलाऊंगा, शुरू से सारा काम अपना एग्जीक्यूट करना शुरू कर दूंगा। तो ये हमारा बेसिकली कोड है। अब हम कंपेयर करेंगे, फ्लैग को अगर सेट होगा तो हम स्टार्ट पे दोबारा जाएंगे और शुरू से अपनी कोड एग्जीक्यूशन दोबारा करेंगे, और फिर ये हमारी टर्मिनेशन है कि हमारा जब कोड ख़त्म हो जाएगा, कि हमारा जब फ्लैग सेट नहीं होगा तो ये जंप एग्जीक्यूट नहीं होगी और हमारा कोड ख़त्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा बबल सॉर्ट का सारा एल्गोरिदम है, जो कि यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। डिबगर के अंदर हमने ऑब्जर्व किया कि जंप बिलो इक्वल जो है वो चेंज हो चुका है, डिफरेंट उसके नाम यूज़ हो सकते हैं, और डिफरेंस हमने साइड और अनसाइड जंप का देखा, डाटा अरे के अंदर चेंज करके नेगेटिव नंबर्स भी उसके अंदर डाल के देख लिए,
तो एग्जाम्पल कर लिए एफ डी के अंदर, और नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो हमारे क्या हो रहे होंगे, असेंडिंग सॉर्ट में एंड पे आ रहे होंगे आफ्टर द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर हम दूसरा यूज़ करें जंप लेस इक्वल, तो ये नेगेटिव नंबर्स को स्टार्ट पे ले आएगा। तो हम क्या करेंगे, लेस वाला, ग्रेटर लेस वाला यूज़ करेंगे साइन नंबर्स के लिए, और अबव बिलो वाला यूज़ करेंगे उसके लिए, अनसाइंड नंबर्स के लिए। तो ये हमने ख्याल रखना है। अगर मैग्नीट्यूड उसका बड़ा है फिर भी मतलब ठीक यही बात करना चाह रहे हैं वो, क्या सही वाला जंप यूज़ करें साइंड और अनसाइंड के लिए। डाटा के अंदर साइन नंबर्स भी इन्होंने डाल दिए। जंप बिलो और यूज़ करेंगे तो वो तो अनसाइंड नंबर्स के लिए है, तो वो ठीक काम नहीं करेगा। अच्छा, दो नंबर है हमारे पास, -40 और -35। ये हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, FF-D8 और FF-DD। ये हमें नहीं बता रहा कि ये साइंड है या अनसाइंड है, ये इंटरप्रिटेशन नहीं बताती। जो हमारी इंटरप्रिटेशन है ना, कि हम जंप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बताएगा कि हमने अनसाइंड या साइंड यूज़ करना है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम अगर दूस अपर डाटा पे अप्लाई करें, जंप बिलो और इक्वल एज अ कंपैरिजन, तो ये हमारे नेगेटिव नंबर्स को डील नहीं कर रहा होगा, तो ये हमारी गलत सॉर्टिंग कर देगा। तो कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन अगर हम लेस और ग्रेटर वाली यूज़ करें, तो वो साइंड को के साथ भी काम सही करेगा और हमें सही रिजल्ट रिटर्न करके ला के देगा। तो ये बात यहाँ पर हुई है। तो इसके बाद जंप बिलो और इक्वल जो था, उसने हमें सही रिजल्ट नहीं दिया साइन बिट के लिए। उसने सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड को इंक्लूड किया, और जबकि हमारे पास जो लेस और ग्रेटर वाले थे जंप्स, उन्होंने साइन को भी इंक्लूड किया और सही रिजल्ट हमें रिटर्न किया। ये डिफरेंस है जो हमारे साइंड और अनसाइंड इंटीजर्स के हायर लेवल लैंग्वेजेस में हो रहा होता है, जहाँ पे कंपाइलर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि उसने कौन सी जंप को एग्जीक्यूट करना है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंटीजर यूज्ड। तो हम उसको पहले ही बता देते हैं ये अनसाइंड नंबर्स हैं, ये साइंड नंबर्स हैं। लेकिन ये इसी लेवल पे हो रहा होता है जो हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, एक्चुअल मैकेनिज्म जो असेंबली लैंग्वेज में हम देखते हैं। प्रॉपर जंप जो होती है वो प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, ताकि वो इंटेंशन कन्वे कर दे। हाई लेवल लैंग्वेजेस में तो वो खुद ब खुद ही कंपाइलर कर लेता है, क्योंकि कंपाइलर लिखा ही इसी तरह होता है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपाइलर के पास चली जाती है। जो रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं साइन डिसेंडिंग सॉर्ट या अनसाइन डिसेंडिंग सॉर्ट की, वो इन्हीं लाइंस पे वो कह रहे हैं आप कर सकते हैं, और एज एन एक्सरसाइज आपके लिए उन्होंने छोड़ दी। जो दूसरी कंडीशनल जंप्स हैं जो इसी मैनर में काम करती हैं, वो रेफरेंस पे बुक्स के से आप स्टडी कर सकते हैं। सेवरल विल बी डिस्कस मोर डिटेल जब हम सब्सिक्वेंट चैप्टर में उनको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग एंड ज्वाइनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।